नमस्कार मित्रों। कल जो वीडियो आप लोगों के सामने मैंने रखा था वो प्योरली शुद्ध रूप से देखा जाए तो आंकड़े के आधार पे, वोटों के विभाजन के आधार पे, और वो भी ऐसे आंकड़े नहीं, चुनाव आयोग के जो आंकड़े थे जो पिछले चुनाव हुए थे उसके आधार पे था। और उसको हम वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके आपको सीटों का विवरण बताए थे। आज हम जातीय समीकरण के हिसाब से और जो इस समय जो दोनों पार्टियों के बीच में अपना किन किन मुद्दों को लेकर के समाज में आए थे उनको लेकर के मेरा वोटों का विभाजन और सीटों का बंटवारा होगा। और कौन पार्टी कितनी पाएगी इसके बारे में मैं नहीं, जो है केवल जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है उसके सीटों की संख्या हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चरण वाइज ही शुरू करेंगे तो उसी ढंग से हम अपना विवरण जो है बताते हैं, आगे जाएंगे। देखिए, पहला जो चरण था जिसको अक्सर किसान आंदोलन में जाटलैंड कहा गया, और ये कहा गया कि वो पूरा का पूरा उसमें सपा और जयंत चौधरी की जो गठबंधन था उसके आधार पर चुनाव होगा। किसानों की नाराजगी है और उसमें वो सारे के सारे लोग जो है भाजपा के खिलाफ वोट देंगे जो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसका एक सामाजिक आधार आपको बताता हूँ उसमें कि हुआ क्या। देखिए, उस जो पहला चरण था जिसमें कि सबसे ज़्यादा जाट वोटों की बहुलता बताया जाता है उसको जाटलैंड कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस क्षेत्र को जाटलैंड कहा जाता है वहाँ 17% जाटों की संख्या है उस कुछ क्षेत्र में, और 27% कुल मुसलमान हैं। यानी अगर जिस दोनों को जोड़ दिया जाए, जाट और मुस्लिम के जो कंबाइंड वोटों को जो है, ये कुल के होते हैं 44%। अब बात पूरे चुनाव में 44% की तो हुई, लेकिन शेष जो 56% का वोट था उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और यही जो 56% वोट था वहाँ का निर्णायक था, जो गठबंधन के खिलाफ गया। गठबंधन के खिलाफ दो कारणों से गया। पहला तो ये कि देखिए, वहाँ का जो सामाजिक आधार है कि जो ये दोनों मुसलमान उस क्षेत्र का और जो जाट हैं जो है, ये देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत दोनों ही कौम है जो है। और वहाँ की जो निचला तबका है, जो दलित है, उनको हमेशा दबा के रखे हुए हैं, शोषण करके रखे हुए हैं। तो वो जब ये दोनों जब एकजुट हुए तो इनके खिलाफ वो भी ऐसे सामने से तो नहीं है, लेकिन वो आंतरिक रूप से देखा जाए तो उनका भी एक समूह बना। और वो ये जितना खुल करके भाजपा के विरोध में गए वो उतना ही खुल करके भाजपा के समर्थन में आ गए। यहाँ तक कि जो मायावती का जो वोट बैंक था, जो जाटो वोट बैंक था पश्चिम का, वो भी टूटा और कश्यप वगैरह ये सब मिल करके और भाजपा को वहाँ पे वोट कर दिया। तो ये जो किसान आंदोलन का जो उपज था नाराजगी का, वो वहाँ उसको सबसाइड कर दिया, बराबर हो गया। और पहले चरण में ही देखा जाए तो भाजपा को गठबंधन की तुलना में बढ़त मिल गई है। दूसरे चरण में अगर हम देखें तो ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम क्षेत्र था जो है, और यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा थी जो है। दूसरे चरण में एक हल्का जो है वो सांप्रदायिकता का काम किया, और जैसे ही ये लोगों के दिमाग में आया कि मुस्लिम, यादव, जाट एक तरफ, तो बाकी लोग भी एक तरफ हो गए जो है। तो ध्रुवीकरण जो है दूसरे चरण में, सारे चरणों में ज़्यादा ध्रुवीकरण जो दूसरे चरण में हुआ। तो उसका जितना असर जिसका पड़ा होगा, ज़्यादा संगठित होकर के मुस्लिम भी एक जगह गए, उसके खिलाफ में हिंदू भी एक जगह गए। तो ये दूसरा जो है सांप्रदायिक वाला था। तीसरे चरण में अगर देखें, जिसमें बुंदेलखंड का एरिया वगैरह आता है और जो ये मैनपुरी, इटावा इन लोगों का था, वहाँ देखिए शुरू से ही वर्चस्व जो है वो समाजवादी पार्टी के समर्थक, इवन की जो मुलायम परिवार है जो उसको देखा जाए जो है, तो उनके स्वजाति के लोगों और दूसरे जो इनसे दबे कुचले लोग थे उनके बीच में संघर्ष था, उनके बीच में लड़ाई थी जो। और जो लोग बहुत दिनों से क्या, दशकों से जो उस मुलायम परिवार से दबे हुए थे लोग, शोषित हुए थे लोग, वो खुल करके वो भाजपा की तरफ आए। इस चरण में फिर भाजपा, पहले चरण में भाजपा को बढ़त मिली, दूसरे में चरण थोड़ा सा कमजोरी पड़ गया,
तीसरे चरण में फिर यहाँ पे मजबूती आ गई। उसके बाद जो लड़ाइयाँ हुई, अब देखिए यहाँ से ये लड़ाई जो है दोनों पार्टियों में बदल गई जो है। यहाँ लड़ाई अब आ गई किसकी? महंगाई, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा था समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन, और दूसरे तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे ये लोग समान, सुरक्षा और सुशासन, इसको लेकर लड़ रहे थे लोग। और इस लड़ाई में ये देखा गया कि सुरक्षा, सुशासन और सामान जो है वो महंगाई और बेरोजगारी पे भारी पड़ा। आगे के हम देखते हैं कि लड़ाई का क्षेत्र और क्या हुआ कि कुशल प्रशासन, सक्षम नेतृत्व और त्वरित कार्रवाई, ये जो है भाजपा के पक्ष में गया है। इसके ठीक उल्टा सपा के शासन को जब तुलना हुआ तो उसमें ये हुआ कि भाई वहाँ की प्रशासनिक जो क्षमता थी उसमें ये बात नहीं था, वो अकुशल थे और नेतृत्व क्षमता भी वो जोगी जैसा अखिलेश का नहीं था। तो यहाँ भी जोगी जो है भारी पड़े। अगले में जो है देखा जाए तो जब तुलना की ये लोग समाजवादी पार्टी के लोगों के काम करने का तरीका और भाजपा के तरीके में, तो बहुत अंतर मिला ये कि वह एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों के प्रति ज़्यादा जागरूक थी समाजवादी पार्टी। भाजपा की सरकार के बारे में लोगों की ये एक राय बनी कि जो इनका नारा था जो है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर एक खरे उतरी। इवन कि अल्पसंख्यक भी इस चीज़ को सार्वजनिक रूप से वो स्वीकार करते हुए आए हैं। तो कुल मिला के प्रशासन के रूप में भी इनकी स्वच्छता जो सामने दिखाई दी। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं कि ये जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, एक बात तो आप सत्य है कि बिना जातियों के समीकरण के कोई भी चुनाव होता नहीं है। लेकिन इससे बड़ा सत्य ये भी है कि केवल जातीय संतुलन से ही चुनाव नहीं होता है। इसके लिए आपका एक नेतृत्व अगर अच्छा है तो अब जातियां वहां पर प्रभाव में बहती हैं। अगर नेतृत्व बढ़िया नहीं है तो जातियों का प्रभाव जो है वहां रुक जाता है। तो जोगी के प्रशासनिक क्षमता, उनकी सुदृढ़ता और उनका नेतृत्व को देख करके जातियों का प्रभाव भाजपा की तरफ ज्यादा हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से कम हुआ। अब आप हम देखते हैं कि ये जो जातियां हैं कैसे कैसे वोट की हैं। तो अगर हम प्रमुख रूप से देखें, अगर वर्गों में बांटे, तो भाजपा का जो पुराना वोट बैंक था, जो सवर्ण वोट बैंक था, वो उनके साथ रहा। और जो समाजवादी सरकार 2012 से उनसे नाराज होकर जो 17 में भाजपा की तरफ आए थे, इसमें से कोई भी सवर्ण जो है वो मुलायम की पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया। पहला तो ये हुआ। दूसरा जो है, जो पिछड़ा भी जो नाराज था मुलायम से और जो भाजपा की तरफ मुखातिब हुआ, इसमें से भी थोड़े बहुत लोग गए, पूरे के पूरे लोग नहीं गए। और तीसरा जो है वो दलित जो वोट बैंक था बसपा का जाता, इसका भी झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ हो गया। जितनी भी लाभकारी योजनाएं की हैं उनसे हो गया। तो ये जातियों का जो 3 वर्ग है, इस तरह से भी देखा जाए तो भाजपा की तरफ से झुकाव लोगों का बढ़ा है। अब हम ये देखते हैं कि अब जातियों का वास्तविक प्रभाव कैसे कैसे हुआ। तो देखिए, जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था, जिसमें कि हम एक तो जात के हिसाब से यादव को कह सकते हैं और एक जो है मुसलमान, ये जो दोनों वोट थे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजबूत होकर के, इसके पहले इतनी मजबूती से एक पार्टी के साथ नहीं जुटे जो इस पार्टी में थे। पूरे मुस्लिम इस बार जो है कांग्रेस बसपा को छोड़कर के पूरा लगा हुआ था समाजवादी पार्टी की तरफ। यादव तो पहले ही से थे, ये दोनों ही मजबूती से वहां पे लगे थे। सवर्ण वोटों में देखा जाए अगर, तो ठीक इसी तरह से राजपूत जो वोट था वो जोगी के लिए काम कर रहा था। लेकिन जो ब्राह्मण मतदाता था, कहीं कहीं ये देखने को मिला है कि अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अगर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट अगर आ गया है, तो वहाँ थोड़े से ब्राह्मण जो है वहाँ पे जात के आधार पर उस पार्टी को, यानी कि समाजवादी पार्टी को वोट करते हुए देखे गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बनारस में देख लीजिए, तो नीलकंठ शास्त्री के खिलाफ में जो ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा था जो उसके तरफ यहाँ पे ब्राह्मण गया जो है झुका। वैसे ही जैसे हरशंकर तिवारी खड़े थे जो है उनके तरफ गया। ऐसी छिटपुट चीज़ें थी जो जहाँ लगा कि नहीं वो मजबूत प्रत्याशी है वहाँ की तरफ झुका। जैसे कि मिर्जापुर में मझवा है, मझवा विधानसभा देखा जाए तो वो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, वहाँ एक शुक्ला कैंडिडेट खड़े हो गए। तो वहाँ पे भी जो है
ब्राह्मणों का झुकाव थोड़ा सा गठबंधन की तरफ हो गया है। लेकिन ये ये ऐसे कुछ सीटें हैं जो उसको हम सामान्य रूप से जनरलाइज नहीं कर सकते। तो राजपूत जिस तरह से बीजेपी की तरफ से गया उसी तरह से एक तरह से देखा जाए तो पूरा नहीं तो 75 के आसपास परसेंट जो है वो ब्राह्मण भी वो भाजपा को वोट किया। पिछड़ों में जो है जो कमजोर पिछड़े थे जो है सामाजिक रूप से और शोषित रूप से भी वो भाजपा के पास ही रहे। लेकिन इनमें भी जो अगड़े थे यानी पिछड़ों में भी जैसे कि पटेल हो गए, मौर्य हो गए, कुशवाहा हो गए, सैनी हो गए, इसमें थोड़ा सा बिखराव हुआ जो है। बिखराव ये हुआ कि कहीं कहीं शाक्य हो गए या सैनी हो गए, कहीं कहीं वो समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए और कहीं जो भाजपा की तरफ रह गए। वैसे ही पटेल वोटों में जैसे कि जो अपना दल का जो वोट बैंक है इसमें भी थोड़ा सेध लगा और जहाँ पे भी पटेल जो बेनी प्रसाद वर्मा का इलाका वगैरह है यहाँ पे कैंडिडेट अगर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से इसकी जाति की रहा है तो वहाँ भी वो उन्होंने वोट किया है। तो वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ। बाकी दलितों में जो है जो शुरू से कहा जाता था कि जो जाटो वोट है वो मायावती का वोट बैंक रहता था। इस बार थोड़ा सा जाटो वोट भी जो है वो योजनाओं के चलते या घर मकान जो बने शौचालय उसके चलते भाजपा की तरफ उनका झुकाव हुआ है। और साथ ही जो जो इनका भाजपा का पहले का वोट बैंक था जैसे कि कोरी समुदाय का, कोरी नहीं कह रहे, कोरी जो है वो एक दलित समुदाय है और जिस समाज से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं जो है कश्यप, वाल्मीकि और शहरों के आसपास जो सोनकर जो और खटीक डिंगो कहा जाता है, धोबी जो है, पासी, ये सब भी जो है जात के आधार पर भाजपा की तरफ थे। समाजवादी पे साथ नहीं थे, जो भी थे वो भाजपा में थे और या तो फिर जो है वो मायावती के साथ रहे, समाजवादी की तरफ नहीं रहे। तो जातीय के हिसाब से भी ये जो वोटों का प्रभाव हुआ इस तरह से हुआ है। तो मैं आज आपको जातीय समीकरण के हिसाब से ये समझाया कि भाजपा भी हर फ्रंट पे कैसे वो मजबूत रही है। अगर हम चरण वाइज अगर इनको हम सीटों के आधार पर हम देखें तो देखिए पहले चरण में जो भारतीय जनता पार्टी को जो सीटों की जो संख्या मिली वो 36 से लेकर के 40 के मध्य निकली, 38 के आसपास के मान के चलिए। जो दूसरा चरण था जिसमें कि मुस्लिम माहौल था वो डोमिनेंट था, उसमें समाजवादी पार्टी वो मजबूत रही भाजपा से और भाजपा वहाँ भी जो है 23 से लेकर के 27 सीट के बीच में रही होगी। तीसरा जो चरण था ये मैनपुरी इटावा वगैरह वाला, इसमें झांसी इलाका, इसमें जो है 38 सीट से लेकर के 42 सीट तक। चौथा जो चरण था जिसमें कासगंज वाला के इलाका उनका था वो उसमें जो है 43 से 47 सीट। पांचवा चरण जो है उनकी जो सीटों की संख्या है वो 40 से 44। छठा चरण है वो उसमें 41 से 45, ये जो गोरखपुर वाला जो बेल्ट था जोगी जी का बेल्ट था। और सातवां जो चरण था जो अंतिम चरण था वहाँ 34 से 38 सीट ये भारतीय जनता पार्टी को मिला। कुल देखा जाए अगर तो प्रथम चरण से लेकर के और सातवें चरण तक कुल अगर देखा जाए तो ये 255 से लेकर के 255 से 283 के बीच में ये जातीय संतुलन के आंकड़े से ये बैठता है। और मैं जो पिछला वीडियो जो जारी किया था इसमें मैंने 260 के प्लस माइनस 15 की बात कही थी, ठीक ये उसी तरह उससे ये मेल खाता है। एक बात मैं और बता दूं जो है जो अंतिम जो अभी ये जो चरण हुए 7 तारीख का हुआ है उसकी एक खास बात बता दें हम, 2 जिले गाजीपुर और आजमगढ़, एक तरह से पूर्वांचल का जिस तरह से वो उधर का इलाका इटावा और मैनपुरी का होता है वैसे ये 2 जिले गाजीपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इस चरण में जो है इनको बहुत ज़्यादा इस बार यहाँ कमजोरी देखने को मिल रही है। गाजीपुर में 5 सीटें एकदम स्पष्ट लग रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, जिसमें हमारे ओम प्रकाश सिंह जमानिया से उनकी भी स्थिति खराब है। हमें लगता है कि वो पहले दूसरे पे न रख करके उनका तीसरा स्थान होगा जो है। उसके बाद से सैदपुर, गाजीपुर सदर और जंगीपुर और जखनिया, ये 5 सीट जो है भाजपा के पास जा रही है। 2 सीट, एक मोहम्मदाबाद वाली सीट उसमें भी अलका राजू चुनाव लड़ रही है, वो भाजपा की अपर हैंड उनका है। और
ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद से लड़ रहे हैं, उनकी उनकी भी सीट फंसी हुई है। हमें लगता है कि एक ही सीट अगर निकलेगी तो वही निकलेगी, अन्यथा सातों की सातों सीट जो है वो इस बार गाजीपुर में भाजपा लेने जा रही है। दूसरा जो जिला था आजमगढ़, जिसमें 10 सीटें थी, 10 सीटों में से एक सीट पिछले बार भाजपा पाई थी। इस बार का जो चुनाव लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें जो है कांटे का हो गया है, और कम से कम लालगंज, मेहनगर, अतरौलिया और फूलपुर पर पवई, ये 4 जगह जो है बहुत मजबूत लड़ाई है। और ये कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ तक कि लोग आजमगढ़ सदर को भी बता रहे हैं, दुर्गा प्रसाद यादव वाली सीट भी जो है, ये 5 सीट पर बहुत अच्छी सी लड़ाई है। देखिए इसमें भाजपा कितनी सीट पाती है, चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। तो मित्रों, मेरा ये जो वीडियो था वो जातीय समीकरण के हिसाब से मैंने बताया कि 255 से लेकर 283 के मध्य ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पा रही है। तो कल के वीडियो में और आज के वीडियो में लगभग समानता है उस आंकड़े में, इस आंकड़े में। तो कुल मिला के ये तो बन ही रहा है कि सरकार बन ही रही है, और 250 प्लस में सरकार जा रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक आपको और भी एक कैवेट ये दे रहा हूँ, और वो ये कि लाभार्थियों का इसमें कोई योगदान हम लोग उस ढंग से नहीं जोड़े। अगर सारे के सारे लाभार्थी अगर भाजपा की तरफ वोट दे रहे होंगे तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, और नहीं तो कम से कम यही आंकड़े हो जाएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।